नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप से एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आगामी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाला है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। यह ऐसे प्रश्न है जो आपके पेपर में छपे हुए हैं। आपके प्रश्न जो है यह जितने सारे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के सबसे अधिक चांस है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से रट लेना है, एक भी प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। क्लास को शुरू से अंत तक जरूर करना है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लीजिए। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है कब हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितना सारे प्रश्न है सबके सब वीवीआई है। तो सभी प्रश्नों को जरूर कीजिएगा शुरू से अंत तक। हो सकता है कि आप जिस प्रश्न को ना करें वही प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले। तो सभी प्रश्नों को करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 1992, ऑप्शन बी में दिया है 1999, ऑप्शन सी में दिया है 2003, ऑप्शन डी में दिया है 2004। तो जनता दल यूनाइटेड का यहाँ पे गठन जो है कब होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1999 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र पहला क्षेत्र पूछ रहा है। तो पहला क्षेत्र में क्या आता है, तो पहला क्षेत्र में आता है कृषि। क्या आता है, कृषि आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश में प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय जो होती है, जो वेतन होता है वह सबसे अधिक होती है, मतलब ज़्यादा होती है, वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश विकसित हो जाता है। वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जिस देश में जिस व्यक्ति का आय जितना अधिक होगा, है ना, जिस सभी व्यक्ति का आय जितना ही अधिक होगा वह देश उतना ही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विकसित कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत एक विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, तो विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकासशील मतलब कि वही विकास कर रहा है, ठीक है, विकसित नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। बिहार की बात कर रहा है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सभी लोगों को आय जो है क्या है, तो सबसे अधिक है, मतलब कि ज़्यादा है। पटना, गया, सीहोर या फिर नालंदा। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, और पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो क्या होती है, तो सबसे अधिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों को अच्छे से करते चलिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई है ना। कौन सा, तो आरबीआई। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपके प्रश्न में जो है आरबीआई दे सकता है ना, आरबीआई से दे सकता है, बैंक ऑफ इंडिया दे सकता है। इंग्लिश में आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था। जितने सारे व्यावसायिक बैंक है, ठीक है ना, उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कब किया गया था यह राष्ट्रीयकरण, तो सन 1969 में। कब किया गया था, 1969 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यह सेशन आपका चलता रहेगा। जो सोशल साइंस है उसके ऐसे ही 50-50 करके 10-15 क्लास लाएंगे, जिसमें से आपका सोशल साइंस के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे और आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप उन सभी क्लासों को करते हैं तो आपका जो है 50 में 50 100% मार्क्स आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन ए में दिया है कोयला, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होता है। विद्युत, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी ये सब के सब क्या है, तो ऊर्जा के स्रोत है।
प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सी है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, ये सब के सब क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जितने सारे दिवस है उसको अच्छे से याद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो 15 मार्च को कब मनाया जाता है, 15 मार्च को जो है का उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है। कोई वस्तु है, कोई सेवा कोई आदमी कर रहा है, उसकी जो मूल्य है कितना, 20 लाख से अधिक या फिर 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है ना। तो वह जो उपभोक्ता होता है वह जो है कहाँ पे शिकायत कर सकता है, जिला फोरम में या फिर राज्य आयोग में या फिर राष्ट्रीय आयोग में। तो वह जो उपभोक्ता होता है वह कहाँ पे इसका शिकायत दर्ज कर सकता है, तो राज्य आयोग में। कहाँ पे, राज्य आयोग में। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। जो सुनामी आता है तो समुद्र में भूकंप के कारण आता है, या कि द्वीप पर भूकंप के आने से होता है, या फिर स्थलीय क्षेत्र में भूकंप के कारण होता है। तो जैसे ही समुद्र में भूकंप होता है तो क्या आता है, तो सुनामी आता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सुनामी में जो होता क्या है, जब समुद्र की लहरें अंदर जाती है इसका मतलब कि सुनामी आने वाली है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि समुद्र के बीच के किनारे अगर कहीं घूमने जाते हैं तो समुद्र का पानी जैसे ही अंदर जाने के दिखाई दे तेजी से, इसका मतलब कि बहुत तेजी पानी बाहर आने वाला है ना, मतलब उसकी सुनामी आने वाली है। तो वहाँ से जो तुरंत क्या करना है, भाग जाना है, न कि पानी के पीछे पीछे जाना है। वहाँ से आप लोग को उल्टे दिशा में भाग जाना है, समुद्र से किनारे से दूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र जो है उसको क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र या फिर केंद्र। तो पृथ्वी के ऊपर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अधिक केंद्र। क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सोशल साइंस में आपके 3-4 विषय है, जैसे कि हिस्ट्री है मतलब इतिहास, उसके साथ साथ क्या है तो जियोग्राफी मतलब भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति शास्त्र है, उसके साथ साथ जो आपका आपदा प्रबंधन है। इन 4-5 विषयों से यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक विषय से प्रश्न लिए गए, मतलब मिक्स प्रश्न है। जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है उसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने लाया हुआ है। आगे प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है भाई, सबको मालूम होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे मोर हो जाएगी, है ना, मयूर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बिहार की राष्ट्रीय पक्षी आपसे कोई पूछे तो बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो बिहार की राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे गौरैया है। क्या है, तो गौरैया है। ये भी आप लोग को याद रखना है। बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है, और भारत की मोर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर क्या कर रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन सबसे अधिक जो है किस राज्य में है, केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक वन अगर कहीं पे है तो वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 नंबर क्या है, सुनिएगा कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऐसे जीव जो केवल भारत में पाया जाता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। डॉल्फिन हर जगह पाई जाती है, हवेल जो है हर जगह पाई जाती है, कछुआ जो है हर जगह पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो घड़ियाल है, ये घड़ियाल ही एक ऐसा जानवर है ना, जीव है, जो क्या तो हमारे भारत देश में ही पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, और ऐसी कोई चीज़ है जो केवल भारत में पाई जाती है और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। अगर ऐसे आपके दिमाग में कोई है चीज़ तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग जो है कहाँ होता है, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी के लिए। तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वह किस में होता है, तो कैंसर में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि चरक का संबंध जो है किस देश से था। चरक क्या थे, तो एक वैद्य थे। क्या थे, एक वैद्य थे, है ना। या इनका संबंध जो है किस देश से है, तो चरक जो है हमारे भारत देश से संबंधित है। किस देश से, भारत देश से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन इस प्रश्न का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 नंबर है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जो भी सारे प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक क्लास को करना है और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में 15%, 21%, 20% या फिर 7%? तो बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7% है। कितना है बिहार में? तो 7% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या है? तो वाल्मीकि नगर। कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि नगर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न संख्या 20 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है? बिहार में तो 7% है, लेकिन पूरे भारत में कितना परसेंट है? तो 20.60% या फिर 20.55% या फिर 20%? कितना है? तो पूरे भारत की बात किया जाए तो भारत में जो है वो कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है पूरे भारत का, है ना। बिहार वन रिपोर्ट के अनुसार, सॉरी, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है? तो 20.55%। और वहीं बिहार का पूछिए तो 7%। ये भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 नंबर है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद यहाँ पर रहेगा, संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, है ना। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, है ना। यहाँ पे हुआ रहेगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? इसके संरक्षण के लिए, प्राकृतिक वस्तुओं के, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी, विश्व आपदा परिवर्तन, विश्व आपदा कन्वेंशन। कौन? विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1968 में। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व आपदा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। किसके हेतु? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। यहाँ पे इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 नंबर क्या कर रहा है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर सुंदरवन में या फिर पश्चिमी तटीय प्रदेश में या फिर पूर्वोत्तर राज्य में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन में। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन जो है किस राज्य में है? आप लोग को कमेंट्स करके बताना है। सुंदरवन जो है किस राज्य में है भारत के। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है, पूर्व और उत्तर। ठीक है, भारत को 4 हिस्से बांटते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन से? पूरब और उत्तर। यह हो गया आपका पूरब और यह होगा आपका उत्तर। इसके यहाँ पे मध्य में, यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में, कितने यहाँ पे आदिवासी जिला है? तो 188 जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? इस जगह में पूछ रहा है कि पूरे देश का कितना प्रतिशत वन इस क्षेत्र में है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, 24 नंबर। तो 60.11%। कितना? 60.11% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सन 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? ठीक है, कितना प्रतिशत वन क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र वह कृषि के लिए काम किया गया है, मतलब वनों को काटकर कृषि हेतु उसको बनाया गया है। कृषि मतलब खेती करने के लिए बनाया गया है, वनों को काटकर 1951 से लेकर 1980 तक के बीच में से प्रश्न पूछ रहा है कितना वर्ग किलोमीटर आपसे यहाँ पे किया गया है। तो लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 26,200 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कितना? 26,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इतने जमीन को क्या किया गया? वनों को काटकर कृषि हेतु बनाया गया। कितना? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 नंबर है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई है। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किस देशों के बीच हुई है? रूस, इटली, रूस, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड या फिर रूस और जर्मनी के बीच। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच यह इति हुई है, क्या संधि हुई है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आधे प्रश्न कर चुके हैं, आधे प्रश्न और है, बहुत ही कम समय में, लगभग आपके 15 मिनट के समय नहीं आधे प्रश्न कर चुके हैं। 10 से 15 मिनट और लगेंगे, आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? इस क्लास जो है हो जाएगा लगभग 50 VVI ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में आपको समझाकर अच्छे से बता रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास क्या कर दीजिए, तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में कब प्रसारित किया गया था और कहाँ पे? तो यह तो हुआ था आपके लाहौर में। कहाँ पे? तो लाहौर में होता है। यहाँ पे लाहौर एक ही ऑप्शन दिया है, तो 1929 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको बोला जाता है। तो यह जो सरदार है इनकी उपाधि है, क्या है? इनकी उपाधि है, नाम इनका वल्लभ भाई पटेल है और सरदार इनका क्या है? तो उपाधि है। यह उपाधि जो है किसान आंदोलन से मिली है। तो कौन सा किसान आंदोलन? बारदोली का, अहमदाबाद का, खेड़ा का या फिर चंपारण आंदोलन का? तो यह जो आंदोलन था हुआ था बारदोली। इसी आंदोलन में उनकी महिलाओं द्वारा, ठीक है, बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पहला फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, फैक्ट्री चलाने के लिए पहला एक्ट जो है भारत में कब लागू हुआ था? 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 1838, ऑप्शन बी में दिया है 1858, ऑप्शन सी में 1881 और ऑप्शन डी में दिया है 1911। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा जो है किसका शोषण अधिक हुआ है? श्रमिक लोगों का, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या फिर मध्यम वर्ग का, या फिर कृषि का, या फिर इन सभी वर्गों का? तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है तो श्रमिक लोगों का। किनका? जो मेहनत करते हैं श्रमिक लोग, है ना, उनके घर पे या फिर कहीं ना कहीं काम मजदूरी करते हैं, उनकी शोषण जो है सबसे अधिक किया गया है पूंजीपतियों के द्वारा। काम करा लिया, पैसा नहीं दिया, है ना, ऐसे करते थे पहले का, और आज भी होता है ऐसे। लेकिन आज जो है मानव जो है काफ़ी ज़्यादा होशियार हो चुका है, संविधान को लेकर उससे लड़ जाता है और लड़ना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पूंजीपतियों द्वारा जो है सबसे अधिक किसको लूटा गया है, किसका शोषण किया गया है? तो जो मेहनती लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, उनको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 नंबर क्या कर रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में, है ना, आधुनिक युग मतलब कि 1857 के बाद में, है ना, 1857 के बाद में सबसे अधिक, सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, है ना? आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था में, है ना। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए में दिया है वाणिज्य क्रांति, या फिर औद्योगिक क्रांति, या फिर ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी में दिया है भौगोलिक क्रांति। तो अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी क्रांति जो हुई थी आधुनिक युग में, वह हुई थी आपकी औद्योगिक क्रांति। मतलब उद्योगों की अधिक से अधिक क्या करना, तो निर्माण करना और लोगों को रोजगार देना और फैक्ट्री बैठाना, ताकि देश के क्या हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यह आधुनिक युग की सबसे क्या है, तो सबसे बड़ी क्रांति है अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है कब होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 1990 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 नंबर क्या कर रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग था उसने जो है सबसे पहले कौन से पुस्तक का छपाई किया था? कुरान का, गीता का, हदीस का, या फिर बाइबिल का? तो जो गुटेनबर्ग था वो सबसे पहले किसी पुस्तक का छपाई किया था, तो वह था आपका बाइबिल। किसका था? तो बाइबिल था। ईसाइयों का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ईसाई जो है, ईसाइयों का सबसे प्रमुख पुस्तक कौन माना जाता है? तो बाइबिल, और हिंदुओं का गीता, है ना, और यहाँ पे कुरान हो जाएगा आपके मुसलमानों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 34 नंबर क्या हो जाएगा?
कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत, पैसा की शुरुआत, रुपया की शुरुआत जो है कहाँ पे हुई थी पूरे विश्व में, भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो सबसे पहले होती है आपकी कहाँ, तो चीन में। कहाँ होती है, चीन में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन मतलब कि मेढक के जन्मने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके बच्चे का जो जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा करने वाला सबसे रसायन कौन सा है, कौन सा रसायन है पता कर, उसमें बाधित बाधित करने वाला। बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फिर फास्फोरस है। तो वह रसायन कौन सा है, वह रसायन आपका एंड्रीन है। कौन है, एंड्रीन जो है वह मेढक के प्रजनन प्रक्रिया में क्या करता है, तो बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर की बिहार में अति अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में कौन से तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोटा का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आर्सेनिक का। किसका, तो आर्सेनिक का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। कुरैन कुनैन किस रोग की दवा है। कुनैन कुनैन जो है किस रोग की दवा है, आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है। तो कुनैन यह मलेरिया रोग की दवा है। कौन सी, मलेरिया रोग की, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कुनैन जो है किस वृक्ष से प्राप्त होता है। सबसे पहले किस चीज़ के इलाज के लिए होता है, तो मलेरिया रोग के लिए। मलेरिया जो है किसके काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और कुनैन के वृक्ष से इसकी क्या होती है, कुनैन से इसकी क्या होती है, तो मतलब इसकी दवाई होती है। और कुनैन जो है किस वृक्ष से पाया जाता है, किस वृक्ष से इसको निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना वृक्ष से। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना से। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 नंबर है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए, एल इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है मैग्नीज का, टिन का, लोहा का या फिर बॉक्साइड का। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्साइड का। किसका, तो बॉक्साइड का। प्रश्न संख्या 40 नंबर क्या कर रहा है, सुनिएगा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त करने वाली ऊर्जा, उसकी जो है विकास सबसे अधिक हो सकती है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, फिर मेघालय। तो असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान यह एक गर्म इलाके हैं, सॉरी ठंडा इलाका है। लेकिन जो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे क्या होती है, तो सूर्य की किरण जो है सीधा पड़ती है ना, ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। तो यहाँ पे जो है सूर्य से जो है सौर ऊर्जा प्राप्त आसानी से किया जा सकता है सबसे अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक चांस है भारत के राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 41 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटा पैमाने का, छोटा मोटा उद्योग कौन सा है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे चीनी, कागज और विद्युत यह तो बड़े उद्योग है, लेकिन जो खिलौने का निर्माण करना यह एक छोटा उद्योग के पैमाने पर उद्योग है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। वन जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर होनी आवश्यक है। अच्छा, पूरे भारत में कितने प्रतिशत जो वन है ना, तो 20 कितना 5% हमने इससे पहले बताया है। और बिहार में कितना, तो 7%। पूरे भारत में 20.55 और बिहार में 7% है। लेकिन होना कितना चाहिए, है ना, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि पूरे भारत में कितना परसेंट वन आपका होना चाहिए। तो 33%। कितना, 33%। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा, समझ समझ के याद कीजिएगा तो कभी भूल नहीं पाइएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। जो बिहार की सीमा है उसमें जो है रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना से है, यह पूछ रहा है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6283 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर नहीं, केवल किलोमीटर। 6283 किलोमीटर यहाँ पे रेल की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में। ठीक है, चलिए अगला है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष
ऊंची विशेष मापी गई ऊंचाई को, ठीक है, तल से जितनी ऊंची जमीन है उसकी ऊंचाई को मापी गई को उसे क्या बोलते हैं, उसको स्थानीय ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय ऊंचाई बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 45 नंबर है कि सतह में साझेदारी सही है क्योंकि, सतह में साझेदारी करना क्या है जी, सही है। क्यों, क्यों, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या फिर देश की एकता को कमजोर करती है, या फिर फैसले लेने में देरी कराती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो 45 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विविधता को अपने में क्या कर लेती है, तो समेट लेती है, विविधता को अपने में क्या कर देती है, तो समेट लेती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारत का राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। 1975 में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी उसको याद रखा जाता है। तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, है ना। ऑप्शन ए में दिया है, डी में दिया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, ये बनी थी। सी में दिया है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। यह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1975 में जो क्या होता है, तो देश में आपातकाल लागू हो जाता है इंदिरा गांधी द्वारा। उस समय क्या थी, तो प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, और इसीलिए 1975 को याद रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 47 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। संपूर्ण क्रांति जो है बिहार में किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। बिहार से जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 48 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना यह जो है किन किन राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, तमिलनाडु या फिर केरल या फिर कर्नाटक ये भी नहीं है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी परियोजना शुरू की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 49 नंबर है कि निम्न में से किससे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसे जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण कौन है, सरकार है, न्यायपालिका है, संविधान है, या फिर राजनीतिक दल है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का प्राण जो है किसको माना जाता है, तो राजनीतिक दल को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या लास्ट और 50 नंबर है कि दल बदल कानून जो है निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर दल बदल कानून जो है लागू नहीं होता है। किस पे होता है, तो सांसदों पर और विधायकों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके इस क्लास में 50 प्रश्न लेकर आए थे पीवीआई, है ना, सोशल साइंस के, जो अभी क्या हो गए, तो कंप्लीट हो गए। यह सेशन आपका चलता रहेगा जब तक आपकी एग्जाम खत्म ना हो। मतलब डेली करके ऐसे 50-50 ऑब्जेक्टिव लाते आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या हो जाए, तो मजबूत हो जाए। और सभी प्रश्नों को, सभी क्लासों को करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना होगा। तो इसके लिए आपको यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगला क्लास किस पे चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।